देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड और टूल्स को त्वरित तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी क्या है कि मान लीजिए कि एमएस वर्ड में हम जब काम करते हैं तो वहां पे जो कमांड होता है और टूल होता है, तो वहां पे जाने के लिए हम इसमें से एमएस वर्ड के फाइल से किस जगह पे जाते हैं तो हमको मिलता है टूल्स, स्टेटस बार में या टूल्स बार में, मेनू बार में या फिर शीर्षक बार में। इसका सही आंसर होगा टूल बार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमएस ऑफिस के वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010, ऑफिस मैनेजर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो एमएस ऑफिस है इसका जो नाम होता है वो किस नाम से हम लोग जानते हैं अधिकतर? तो एक्सपी क्या होता है? एक्सेल को बोला जाता है। ऑफिस 2010 ये इसका सही नाम नहीं है, सही नाम इसका हो जाएगा ऑफिस मैनेजर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो सम फंक्शन है उसका उद्देश्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम फंक्शन का उद्देश्य क्या है? वो किस कार्य के लिए किया जाता है? टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए, चार्ट बनाने के लिए या डेटा को सॉर्ट करने के लिए? मैंने हर पीपीटी में एक इमेज ऐड कर रखा है ताकि आप इमेज देख करके भी आंसर को जान पाएंगे। और इमेज इसलिए मैंने लगा रखा है ताकि आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में इसका आंसर जो है याद हो जाएगा। इसलिए हर पीपीटी में आपको इमेज देखने के लिए मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संख्याओं को जोड़ना, सम, SUM। सम मतलब ऐड होता है, जोड़ना होता है, इसलिए संख्याओं को जोड़ना होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाइयों में से कौन सा संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इन इकाइयों में से कौन सा संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बताइए। कैरेक्टर, शब्द, सेल या पैराग्राफ? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा संबंधित नहीं है? कैरेक्टर होगा? कैरेक्टर नहीं होगा, ABCD जो लिखते हैं वो नहीं होगा। शब्द होगा? राम, शब्द नहीं होगा। सेल्स, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सेल में क्या होता है? सेल्स होता है ना। इसको प्रोसेस करने के लिए जब हम इसको ऐड करेंगे या फिर कोई भी डाटा को फीड करेंगे तो उसको प्रोसेस करने के लिए क्या होगा? सेल्स होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S का शॉर्टकट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S के द्वारा हम क्या करते हैं? वर्ड फाइल यदि हम खोलते हैं, कंट्रोल और एस इसको जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर को टाइप करेंगे। प्रिंट नहीं करता है, डॉक्यूमेंट को सेव करता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। डेटा एंट्री में एक्यूरेसी क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक्यूरेसी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अभी कल शायद परीक्षा है ऑफिस असिस्टेंट का, तो ऑफिस असिस्टेंट का वहां पे आपका काम होगा डेटा एंट्री का। तो डेटा एंट्री का कार्य होगा तो इसमें स्किल्स वाले में क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो डेटा एंट्री में एक्यूरेसी का महत्व क्या है? प्रश्न संख्या 6 है, 6 का आंसर बताइए आप लोग। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार की जानकारी गलत नहीं दे रहे हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे कोई भी टाइपिंग आप कीजिएगा वहां पे एक्यूरेसी देखा जाता है, 90%, 98% इस तरह का एक्यूरेसी होता है। तो गलत जानकारी से बचने के लिए एक्यूरेसी का महत्वपूर्ण होता है। वर्ड की कौन सी सुविधा अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा है? किस प्रकार से एक लेटर हम टाइप किए और बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो वो कौन सी सुविधा है जो हमें इस काम को करने के लिए आसान बनाता है? मैक्रोस, मेल मर्ज, टेम्पलेट या फिर थिसारस? कौन सी सुविधा है? किसके माध्यम से हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं?
का आंसर होगा मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही लेटर को, देखिए आप इमेज के द्वारा भी आप समझ लेंगे कि मेल मर्ज कहाँ मिलता है और क्या काम होता है यहाँ पे। तो जो मेनू टैब में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद जैसी फाइल खोलेंगे स्टार्ट मेल मर्ज करके एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लेटर पे क्लिक करेंगे, आपके एमएस ऑफिस में जो भी लेटर टाइप है, जो भी डॉक्यूमेंट्स टाइप है, वहाँ खोलने के बाद आपको बहुत सारे ईमेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। जब आप ईमेल आईडी सबका ऐड करेंगे, मेल मर्ज करेंगे, तो वहां से आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में किसे छिपा नहीं सकते हैं? जो एमएस एक्सेल का जो सीट होता है, इसमें से हम किसे नहीं छिपा सकते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है रो, कॉलम, सीट या रेंज। किसे हम नहीं छिपा सकते हैं एमएस एक्सेल में? किसे हम नहीं छिपा सकते हैं? 8 नंबर का बताइए। एमएस एक्सेल में रो, कॉलम, सीट सभी को हम छिपा सकते हैं, लेकिन रेंज को नहीं छिपा सकते हैं। रेंज क्या होता है? देखिए रेंज क्या होता है, इसको तो हम, आप सेल जान ही रहे हैं कि ये सेल है, दो सेल के बीच में जो होता है इसे रेंज कहते हैं। दो सेल के बीच में जो होता है उसे रेंज कहते हैं। रेंज को हम छिपा नहीं सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्राथमिक उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? सबसे पहला उपयोग क्या है पावर पॉइंट का, बताइए। प्रश्न संख्या 9 है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? सेपरेट शीट बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, डॉक्यूमेंट लिखना या डेटा एनालिसिस करना। किस काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग करते हैं? तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है या परीक्षा मार्ग में जितनी भी लाइव क्लास चल रही है, वो सभी मटेरियल्स आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्राथमिक उपयोग किस लिए होता है? इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन तैयार करना। पावर पॉइंट का काम क्या होता है? पीपीटी बनाना होता है, प्रेजेंटेशन तैयार करना काम होता है इसका। डॉक्यूमेंट लिखना वर्ड का काम है। डेटा एनालिसिस करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म का सब अलग अलग काम होता है, जैसे एक्सेल हो गया। तो इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम क्या है? प्रेजेंटेशन तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट में टू डू लिस्ट का क्या फायदा है? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टू डू लिस्ट का क्या फायदा होता है? समय बर्बाद करना, कार्यों को व्यवस्थित और याद करना, दिखावा करना, काफी लंबा ब्रेक करना। क्या होगा? ये होगा नहीं। दिखावा करना ये भी नहीं होगा। काफी लंबा ब्रेक करना ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। कार्यों को व्यवस्थित करना और याद रखना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हो गया टू डू लिस्ट, कार्य को व्यवस्थित करना और याद रखना। ये सारी स्किल्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, और जिनका सब्जेक्ट नॉलेज है कल, उनके लिए ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर का जनरल आपसे शायद 9 या 10 नंबर का प्रश्न आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है सभी के लिए। इसमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? रंग योजना, एनिमेशन, डिजाइन टेम्पलेट, स्लाइड लेआउट। रंग योजन, एनिमेशन, डिजाइन टेम्पलेट और स्लाइड लेआउट। स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है। जब हम किसी स्लाइड को डिजाइन करेंगे, सपोज दैट ये स्लाइड है, इसको जब हम डिजाइन करेंगे तो इसमें कलर करेंगे ना, तो ये होगा एनिमेशन योजना। इसको डिजाइन करने के लिए एनिमेशन लगाते हैं, यहाँ पे एनिमेशन आता है, इसे लगाते हैं। तो एनिमेशन लगाएंगे तो इसमें और खूबसूरती आएगा। डिजाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट को हम डिजाइन अलग अलग तरीके के नए नए टेम्पलेट ऐड करेंगे तो इसमें और खूबसूरती आएगा। तो क्या है, इसमें स्लाइड को डिजाइन करने का हिस्सा नहीं है। क्या पूछ रहा है? डिजाइन करने का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या होता है? स्लाइड लेआउट होता है, ये स्लाइड हो गया, जो इसके अंदर का स्लाइड जब हम ऐड करते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक पार्ट्स होता है। सफेद पार्ट जो नया स्लाइड हम ऐड करते हैं वो ब्लैंक पार्ट होता है। स्लाइड लेआउट होता है वो पूरा ब्लैंक पार्ट होता है, वो डिजाइन का हिस्सा नहीं होता है। डिजाइन का हिस्सा क्या होता है? हम किसी घर को बना लिए,
घर को बना लिए। अब घर में क्या किए, पेंट लगा लिए, एनिमेशन मतलब दो चार को फोटो लगा दिए हैं, उसको सजा दिए हैं, तो क्या हो गया, डिजाइन बन गया। तो डिजाइन का हिस्सा क्या हो गया, ये तीनों होगा, स्लाइड लेआउट नहीं होगा। इसका आंसर डी होना चाहिए। बहुत लोगों का आंसर बी आ रहा है। एक है रुपेश जी, इनका 11 का डी आया है, बाकी लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। कंप्यूटर में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और एमसीक्यू ज़्यादा वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीन चीज जो तीन चैप्टर हैं बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले 2-3 दिनों में जो भी एग्जाम्स हुए वो सभी एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं आज कलेक्शन करके लाया हूं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से संबंधित अधिकतर प्रश्न। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस सी का क्या काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या वर्ड हो या पावर, किसी भी प्रकार की आप सॉफ्टवेयर यदि यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सभी का शॉर्टकट की एक ही होता है, लगभग लगभग सभी का शॉर्टकट की होता है। तो कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कट का क्या हो गया, कंट्रोल प्लस एक्स कट का हो गया, कॉपी का क्या हो गया, कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने का क्या हो गया, कंट्रोल प्लस भी, सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एस। ये चारों शॉर्टकट की है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। प्रश्न पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस सी क्या करता है। चलिए इसका आंसर बताइए, 12 का। इसका सही आंसर बी होगा, कंट्रोल प्लस सी। देखिए यहाँ है ना कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ट्रांजैक्शन इफेक्ट किसके लिए लागू होता है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट किसके लिए लागू होता है, टेक्स्ट के लिए, स्लाइड के लिए, इमेज के लिए, या फिर स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट किस पे लागू होता है। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेल में, ये जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ट्रांजैक्शन का काम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये ऊपर में देखिए जो इमेज लगा हुआ है, ऊपर वाला इमेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, वर्ड का है। इसके हम मेनू बार में देखेंगे तो सबसे पहले फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे लगे हुए हैं। लेकिन जब हम पावर पॉइंट का स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे हमको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन के बाद ट्रांजैक्शन मिलेंगे। तो ये सारे डिजाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे अप्लाई होते हैं, यदि हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं, जैसे पीपीटी बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे नीचे पीपीटी का फोटो लगा हुआ है, तो ये पीपीटी लगाते हैं। तो पीपीटी में क्या होता है कि स्लाइड को नीचे से ऊपर लाना, साइड से लाना, लेफ्ट राइट, जैसे ही आप स्लाइड को चेंज करते हैं तो स्लाइड हिलते हुए, घूमते हुए, बहुत सारे इफेक्ट में आते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन लगे हुए होते हैं उसमें। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन का मोड दिया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं किसमें, स्लाइड में। इसीलिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, ऑफिस प्रोटोकॉल के अनुसार विजिटर्स को कैसे संबोधित करना चाहिए। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं ताकि आपका भी रिवाइज होते रहे, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो वो आप जब इसका आंसर देंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमने सही पढ़ा है या फिर मुझे मेमोरीज में याद है या नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप आंसर कर सकें। आंसर करने से माइंड रिपीट होता है और आपकी चीज़ों जो आपने पहले पढ़ रखा है उसकी दोहरा होती है। तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करने में पैसा थोड़ी लगता है, कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोग को भी
पता चल सके कि कितना प्रश्न हम बना रहे हैं। देखिए इसके क्या है, ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वहां का नियम क्या होना चाहिए, उसके बारे में प्रश्न है। यदि कोई ऑफिस में आपसे मिलने आता है, किसी भी आप ऑफिस में हैं, कोई आता है, कोई सब आप ब्लॉक में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई वीडियो सर से मिलने आ रहा है, तो क्या करेंगे, उन्हें अनदेखा कर देंगे या फिर उनसे लंबी बातचीत शुरू कर देंगे, उनसे बैठ करके बाहर में बतियाने लगेंगे। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट है, आपके ऑफिस में कोई जाएगा तो उनसे क्या करेंगे, आप लंबी बातें नहीं ना करेंगे, नहीं उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, और ना ही आप उन्हें सीधे अपने बॉस के पास ले जा सकते हैं। जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं उनके पास भी आप डायरेक्ट नहीं लेकर के जा सकते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, विनम्रता से स्वागत करना। उनका जो भी आएंगे आपके पास, उन्हें जो भी कार्य होगा आप उनसे पूछेंगे, और यदि वो सर से मिलना चाहते हैं तो आप सर से परमिशन लेकर के उन्हें ले जाएंगे, मिलवाएंगे, ना कि उन्हें डांट करके भगा देंगे। उन्हें विनम्रता से उनका स्वागत करेंगे। इसलिए इनका इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्या जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्या जरूरी है, हमेशा ऑफिस में रहना, समय सीमा निर्धारित करना, छुट्टी न लेना, काम को घर पर ले जाना। काम यदि आपके पास ज्यादा हो गया, वर्क लोड बढ़ गया है और उसको बैलेंस करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे। यदि आपके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया है, वर्कलोड बढ़ गया है, तो क्या करेंगे, उस काम को क्या आप घर पर लेकर के जाएंगे काम करने के लिए, या फिर आप जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी जाकर के ऑफिस में काम करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। समय सीमा उसका निर्धारित करके यदि आप काम करते हैं तो उस काम को आप जल्दी से समाप्त कर सकते हैं। ऑफिस में हमेशा रहने से आपका काम समाप्त नहीं होगा। समय सीमा को निर्धारित कीजिए कि हमको 1 घंटा इस काम को देखना है, क्योंकि काम ऑफिस में मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप जो जरूरी वाले काम है उसको निर्धारित कीजिए कि हमको ये काम पहले निपटाना है। तो समय सीमा के साथ आप काम करेंगे, समय के साथ काम करेंगे, तो आप किसी भी वर्क लाइफ बैलेंस, वर्कलोड को कम किया जा सकता है इस प्रकार से काम करके। अगला प्रश्न है, गूगल फॉर्म्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म्स, प्रश्न संख्या 16 है, गूगल फॉर्म का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, गूगल फॉर्म्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म भरे होंगे, आप लोग को जानकारी होगा। तो गूगल फॉर्म का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। यहाँ से हम ऑप्शन में से हटा देते हैं। यहाँ पे गूगल फॉर्म का पिक्चर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, ताकि पिक्चर देखने के बाद शायद आपको याद आ जाए कि इस फॉर्म को जब हम फिलअप किए हैं तो किस कार्य के लिए फिलअप किए हैं। देखिए हम आपको बता दें गूगल फॉर्म होता क्या है। गूगल फॉर्म क्या होता है, यदि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं या फिर आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऑफिस से दूर हैं, ऑफिस नहीं आते हैं, अब उनसे उनका डाटा कलेक्शन करना है, आपको उनकी जानकारी को इकट्ठा करना है एक जगह। यदि आप फिजिकली उनसे मांगते हैं तो बैठ करके आपको खुद से टाइप करना होगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, गूगल फॉर्म, आप गूगल पे जा करके टाइप कीजिएगा गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म टाइप करिएगा, तो इस प्रकार से आपको सेपरेट शीट बनाने का एक ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म। वहां पे आप यहाँ टाइटल अपना बना देंगे कि किस कार्य के लिए आप हम ये गूगल फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, अपना कार्य निर्धारित हो जाएगा। इसके बाद इसका एक लिंक जनरेट होता है, इस लिंक को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से किसी के पास भी शेयर करेंगे, तो वो वहां पे क्या होगा ना, अपना ईमेल आईडी, नाम, अपना डेजिग्नेशन, जो भी आपको पूछना है यहाँ पे सारे चीज आप लगा देंगे। वो व्यक्ति जिसे आप सेंड करेंगे वो सारा चीज यहाँ पे फिलअप कर देगा। यहाँ फिलअप होने के बाद उसका सारा डेटा आपके पास एक सीट में डाउनलोड हो जाएगा, सभी के एक साथ। उसमें क्या होगा कि आपका वर्कलोड कम होगा, आप टाइपिंग करने से बचेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सर्वे और डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, गूगल फॉर्म का काम वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, गेम खेलना नहीं है, म्यूजिक सुनना नहीं है। गूगल फॉर्म का काम क्या है, सर्वे और डेटा कलेक्शन करना। आप लोग समझ रहे हैं इस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है, ये एमएस वर्ड का पार्ट है।
यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ये सब टाइपिंग्स वाले में। 17 का आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है मुद्रण में बाई मार्जिन से जुड़ने वाली मार्जिन। यदि मान लीजिए एक पेपर है, यहां पे जो मार्जिन आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट जो मार्जिन है वो होता है, या फिर दाई मार्जिन होता है, या फिर मुद्रण के पृष्ठ की बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन होता है, या मुद्रण के पृष्ठ के बाहर से जुड़ने वाली मार्जिन होता है। जो बाहर से मार्जिन ये दिख रहा है जुड़ा हुआ, ये होता है, कौन सा मार्जिन होता है बताइए। चलिए हम इसको बताते हैं कि मार्जिन क्या होता है। देखिए, आप किसी भी बुक को आप देख रहे हैं तो उस बुक में क्या होता है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट क्या हो गया, ये साइड में जो मार्जिन हो गया साइड मार्जिन हो गया। इसके बाद ये जो बीच हो गया ना, इसे गटर कहा जाता है, गटर मार्जिन होता है। यदि हम बहुत सारे पेज को टाइप कर रहे हैं, उसे प्रिंट निकालना है, एक पेज पे दोनों साइड में प्रिंट निकालना है। जैसे आप परीक्षा में देखे होंगे, ये वाइड एंगल का एक पेज होता है, इस पेज को यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है और इस तरफ भी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, यहाँ से फोल्ड होता है। तो ये बीच वाला जो मार्जिन है इसे गटर मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। डी वाला क्वेश्चन तो ऑप्शन तो दिख ही रहा है, मुद्रण पृष्ठ के बाहर जुड़ने वाली मार्जिन। मुद्रण पृष्ठ के बाहर जो हम बताए ना अभी कि मान लीजिए पेपर है, बाहर का जो मार्जिन है वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। एक है दाई तरफ का लिखा हुआ, बी में बाई तरफ लिखा हुआ है, और सी में लिखा हुआ है बीच वाला गटर मार्जिन। इसका सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर में यहाँ पे है मल्टीटास्किंग का सही तरीका क्या है। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं तो इसमें मल्टीटास्किंग होता है, इसका सही तरीका क्या है, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। मल्टीटास्किंग का क्या है काम, सभी काम को एक साथ शुरू करना। आपके पास 4-5 को काम है तो सब काम को एक साथ शुरू करेंगे तो क्या वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा। संबंधित कार्य को समूह में करना, ग्रुप बना करके यदि किसी कार्य को करेंगे, या फिर बिना रुके काम करेंगे। आपके पास 4-5 काम है, बिना रुके काम करेंगे तो क्या मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, मल्टी वर्क हो जाएंगे आपका। काम बदलते रहना, थोड़ा सा ये काम किए थोड़ा सा वो काम किए, इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग का सही तरीका है जो भी वर्क आपको मिला है उस कार्य को ग्रुप बना करके करना। जो भी कार्य दिया जा रहा है उस कार्य को ग्रुप बनाकर करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और पिकासा। ये चारों में से कौन से सॉफ्टवेयर वैसे हैं जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आते हैं। 19 बहुत ही आसान सवाल है ये, और लगभग जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उनको सॉफ्टवेयर के बारे में पता ही होगा। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल क्या होता है, ये किस कंपनी का है, हम आपको बताते हैं। एमएस ऑफिस दे यहाँ इसलिए मैंने पिक्चर भी लगा रखा है, पिक्चर लगा रखा है इसलिए ताकि आपको देख करके याद हो जाएगा, कुछ ही देर के लिए नहीं। यदि आप पिक्चर के साथ देखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप एक बार पिक्चर को देख करके आंसर कीजिए। जो लोग गलत आंसर किए हैं वो फिर से दोबारा आंसर कीजिए, इस पे पिक्चर लगा हुआ है, पिक्चर को देख करके आंसर कीजिए कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है इसके अंतर्गत एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, वर्ड और पावर पॉइंट आते हैं। ऑप्शन में क्या बताया है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तीनों एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है, ऑफिस के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन सा नहीं आते हैं, पिकासा। पिकासा एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसका आंसर डी होगा। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कंपाइलर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपाइलर है
या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आप कॉपी पे लिखिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्षमता है वो अधिक होगी, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का भी स्पीड बढ़ जाएगा। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को कराने का टारगेट हम रखे हैं। ऑप्शन, जब हम एक दो ऑप्शन के बारे में कुछ बता देते हैं तब आप लोग को आंसर याद आ जाता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्या है? जब आप कंप्यूटर खोलते हैं, अपने पीसी को खोलते हैं, वहां पे क्या होता है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, इसी के अंदर आप काम करते हैं। MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो पावर पॉइंट होता है, यदि पावर पॉइंट आप सेव करेंगे, पीपीटी को सेव करेंगे, तो .exe, .excel, .ppt या .pst क्या लिखा हुआ आता है? उसके नाम के आगे, यदि किसी फाइल को आप सेव करते हैं तो उसके नाम के पीछे कुछ लिखा हुआ रहेगा। यदि किसी पीडीएफ को आप सेव करते हैं, मान लीजिए कोई पीडीएफ को आप सेव करते हैं जीविका के नाम से कि ये जीविका का पीडीएफ है या जीविका का एडमिट कार्ड है, तो जीविका के बाद जो नाम आप लिखते हैं, जीविका लिखते हैं, जीविका के बाद डॉट करके .pdf लगा हुआ होता है। इससे क्या साबित होता है कि वो पीडीएफ है। उसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगे होते हैं। तो बताइए कि MS पावर पॉइंट का कौन सा एक्सटेंशन सही है? 21 नंबर का आप आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं किस एक्सटेंशन का क्या काम होता है। देखिए EXE एक्सटेंशन क्या होता है? EXE एक्सटेंशन किसे कहते हैं, पहले ये चीज समझिए। EXE एक्सटेंशन जो होता है, जो भी आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके पीछे EXE लगा हुआ आता है, ठीक है। यदि कोई आप एप्लीकेशन को मोबाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो क्या होता है? उसका एक्सटेंशन आप मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर का अलग हो जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का ये EXE हो जाएगा। एक्सेल के लिए, यदि एक्सेल फाइल को आप इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका एक्सेल्स हो जाएगा, XLS। ये एक्सेल के लिए हो गया। पीपीटी के लिए हो गया, पावर पॉइंट के लिए PPTX, ठीक है। पावर पॉइंट के लिए PPTX, इसका सही आंसर C हो जाएगा। ये क्या है? कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे VLC हो गया, MS ऑफिस हो गया, या फोटोशॉप हो गया, कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो EXE एक्सटेंशन के साथ आता है। एक्सेल का कोई भी फाइल सेव करते हैं तो एक्सेल के साथ आता है, और यदि PDF सेव करते हैं तो .pdf लिखा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से क्या है, पावर पॉइंट के लिए PPTX होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करना। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें हम वर्ड में किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसका जो जितना हम काम किए वो देखना चाहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन से ऑप्शन पे हमको दिखेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करना, कौन सा टूल्स है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है जिसके पास हम जा करके वर्ड में जो कार्य कर रहे हैं वो देख सकते हैं? 22 नंबर का बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा C, स्टेटस बार। देखिएगा, आप MS वर्ड फाइल जब खोलेंगे ना, पिक्चर आपको शायद हो सकता है कि हल्का ब्लर दिखे, क्योंकि पिक्चर थोड़ा ब्लर है ही। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नीचे में जो स्टेटस बार होता है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिखेगी। आपने कितने वर्ड में टाइप किया, कितना करेक्टर हुआ, कितना शब्द हुआ, सारा चीज आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा 2-3 लाइन में, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। किस एप्लीकेशन का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 23 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 23 में इसका क्या हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ड नहीं उपयोग होता, वर्ड में प्रेजेंटेशन नहीं बनता है, एक्सेल में भी नहीं बनता है, एक्सेस में भी नहीं बनता है। MS पावर पॉइंट इसका सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में, जब आप MS एक्सेल में सेल चुनते हैं और B25 टाइप करते हैं तो क्या होता है? यदि कि आपके पास मान लीजिए में एक्सेल खुला हुआ है, B25 आप चुनते हैं तो क्या होता है बताइए? चयनित सेल में इतना दिखाई देगा। चयनित जब B25 हम सेलेक्ट किए हैं, B25 सेलेक्ट किए हैं तो B24 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। चयनित सेल का एक त्रुटि दिखाना, एक त्रुटि दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। चयनित सेल में B25 निहित मान को दिखाएगा। देखिए चयनित सेल यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए हैं B25 में, B25 में सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? B25 दिखा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर अवेलेबल नहीं होता है? MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं होता है। जो देखिए जब MS वर्ड आप खोलेंगे 2007, उसमें वहां पे आपको रूलर दिखाई देगा। ये क्या होता है? लाइन अलाइनमेंट मिलाने के लिए काम में आता है। लाइन अलाइनमेंट मिलाने के लिए ये काम में आता है। तो इसके क्या आता है? रूलर पे अवेलेबल नहीं होता है। MS वर्ड के स्क्रीन रूलर पे क्या अवेलेबल नहीं होता है? टॉप स्टॉप बॉक्स या लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या सेंटर इंडेंट, क्या उपलब्ध नहीं होता है? टॉप है, लेफ्ट राइट होता है, इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये सबसे नीचे वाले यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, तो नीचे वाले जो है इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर इंडेंट जो होता है, सेंटर इंडेंट नहीं होता है। ठीक है। MS वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की का प्रेस करते हैं? MS वर्ड में नया पैराग्राफ को शुरू करने के लिए कौन सा की को प्रेस करते हैं? चलिए इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं, डाउन कर्सर की, इंटर की, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। पैराग्राफ शुरू, नई पैराग्राफ, यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं, अब हमको नया पैराग्राफ लेना है तो क्या हम प्रेस करेंगे? नई पैराग्राफ को लेने के लिए मुझे इंटर की प्रेस करना होगा। यदि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा लाइन खत्म हो गया, अब पैराग्राफ को चेंज करना है, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से टाइप होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इंटर की प्रेस करते हैं। पैराग्राफ को चेंज करने के लिए इंटर की प्रेस करना होता है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं, अब उसको सेव करते हैं तो किस नाम से जैसे PPT बनाते हैं, पावर पॉइंट में जब कोई फाइल बनाते हैं तो वो PPT में सेव होता है। उसी प्रकार से MS वर्ड में हम जब किसी भी फाइल को बनाते हैं तो वो किस नाम से हम उसको जानते हैं? वो फाइल का नाम क्या है बताइए? पहला है प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ और डॉक्यूमेंट्स। 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है 27 का। जब MS वर्ड को के फाइल को जब हम सेव करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में सेव होता है। MS एक्सेल में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है? MS एक्सेल में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है बताइए? 1 2 3 4। MS एक्सेल में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं बताइए? पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। जब तक ये आप समझिएगा नहीं तब तक इसका आंसर आप नहीं दे पाइएगा। पेज 2 प्रकार से होते हैं। जब भी हम किसी कंप्यूटर में पेज लेते हैं, A4 साइज का पेज होता है। यहाँ पे देखिए A4 साइज का पेज होता है, ठीक है। ये A4 साइज का पेज हो गया, ठीक है। अब एक और पेज जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है।
जब इस पेज को घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो ये भी A4 साइज का ही पेज है। ठीक है, जब इस पेज को रोटेट कर देंगे तो इस प्रकार से पेज हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में कितने प्रकार का पेज रिटर्न, पेज रिटर्न कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो पेज हो गया खड़ा वाला, पोर्ट्रेट हो गया, ये लैंडस्केप हो गया। ये लैंडस्केप हो गया या पोर्ट्रेट हो गया खड़ा वाला। आपको कहाँ पे, पेज लेआउट में जब जाइएगा आप, पेज लेआउट के अंदर जाइएगा एमएस एक्सेल में, यहाँ पे आपको मार्जिन, साइज और पेज ओरिएंटेशन मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स हम बनाए और डायरेक्ट उसको हम प्रिंट दे दिए, तो वो कैसा प्रिंट होगा, बिना पेज सेटअप किए यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट देते हैं तो वो कैसा से प्रिंट निकलेगा। यहाँ पे 2 प्रकार का आपको पेज दिख रहा है, बताइए। ये भी A4 है, ये पेज का साइज क्या है, A4 है, ये भी A4 पेज साइज है। तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं बिना किसी पेज सेटअप के, तो वो कैसा प्रिंट होगा। ऑप्शन शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, डी में है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब बाय डिफॉल्ट हम प्रिंट करेंगे ना किसी भी प्रिंटर में बिना कोई पेज सेटअप किए, तो पोर्ट्रेट ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जब बाय डिफॉल्ट प्रिंट जब आता है वो पोर्ट्रेट ही आता है। यदि मुझे इसमें कुछ डाटा बना हुआ है, इस प्रकार से डाटा बना हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से लैंडस्केप में कोई डाटा हम बनाए हैं, उसके लिए क्या करना होगा, हमको पेज सेटअप करना होगा। पेज सेटअप करेंगे तब जाकर के वे इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा, इस फॉर्मेट में प्रिंट निकलेगा। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यदि हम मुझे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप, और 10 स्लाइड बना हुआ है, बीच में एक नया स्लाइड हमको ऐड करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने काम को आसानी और तेज बना सकें। क्वेश्चन 30 नंबर में आइए आप लोग। कंट्रोल N, कंट्रोल S, कंट्रोल M या कंट्रोल शिफ्ट N, बताइए। देखिए, हम कंट्रोल N जब प्रेस करते हैं, जब हम मुझे नया पेज लेना होता है तो कंट्रोल N प्रेस करते हैं। यदि बनाए गए ये पीपीटी को सेव करना है तो कंट्रोल S प्रेस करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल M के द्वारा ये स्लाइड और ए स्लाइड के बीच में एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए, ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो ये 2 स्लाइड के बीच में एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। कंट्रोल M के द्वारा ये दोनों स्लाइड के बीच में एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, न्यू स्लाइड लेना, सेव करना, स्लाइड के बीच में एक स्लाइड लेना, कंट्रोल M। कंट्रोल शिफ्ट N का मतलब होता है ये जो पूरा पावर पॉइंट है, एक और डुप्लीकेट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा आपके नीचे स्टेटस बार में। 2 को पावर पॉइंट सेम फाइल ओपन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट N से। ठीक है, कंट्रोल N से एक नया पेज ओपन होगा सादा, कंट्रोल शिफ्ट N से जो जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। जब हम कोई एमएस वर्ड पे कोई वर्ड टाइप करते हैं तो देखिएगा उसके नीचे में रेड कलर का इस तरह से वेव आ जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि या एड्रेस ब्लॉक। किस गलती के वजह से एमएस वर्ड में टाइप किया गया डॉक्यूमेंट्स के नीचे एक रेड कलर का लाइन आ जाता है। संजीत कुमार इरर लिख रहे हैं, इरर किस गलती, कौन सा इरर होता है, ग्रामर इरर होता है या स्पेलिंग इरर होता है या प्रिंटिंग इरर होता है या फिर एड्रेस ब्लॉक होता है। देखिए इसका क्या होता है ना, ये जो इरर आता है स्पेलिंग में मिस्टेक होने के वजह से ये टेक्स्ट के नीचे जो रेड कलर का लाइनिंग आ जाता है वो स्पेलिंग एरर के वजह से होता है। इसका सही क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, स्पेलिंग में त्रुटि।
एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? यदि आप एक्सेल खोले हुए हैं और कोई सेल की पहचान करना है कि सेल B88 या B25 या B24 है, तो उसके लिए आप कैसे पहचान करेंगे? फार्मूला की वजह से, या फिर नाम की वजह से, या एड्रेस की वजह से, या लेवल की वजह से? मान लीजिए ये एक्सेल सीट है। अब आपको यहाँ पे इसको पहचान करना है कि ये कौन सा ये लेवल है, बताइए। ये जो सेल है वो कहाँ पे है, किस जगह पे मार्क किया हुआ है? इस सेल को किस जगह पे मार्क किया हुआ है, कैसे आप लोग बताएंगे? नाम नहीं होगा, फार्मूला नहीं होगा, इसका सही आंसर एड्रेस है, लेबल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य को करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोग काम किए होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसमें कंट्रोल एफ जब हम दबाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, कंट्रोल एफ क्यों हम लोग दबाते हैं, या फिर किस कार्य को करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फाइंड ब्लॉक को खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, या वाक्य को हाईलाइट करने के लिए, या पैराग्राफ को बाईं और रेखांकित करने के लिए। ये चार ऑप्शन है। हम 33 नंबर प्रश्न में है अभी। एमएस वर्ड में कंट्रोल एफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए क्या है ना, डी में क्या है, पैराग्राफ को बाईं ओर से रेखांकित करने के लिए। यदि हम ये सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अब इसमें अंडरलाइन करना है, तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे? नहीं, एक गलत जवाब। वाक्य को हाईलाइट करने के लिए, यदि मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, अब इसको हमको हाईलाइट करना है इतना दूर, तो हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल एफ प्रेस करने से हाईलाइट होगा? नहीं होगा। सी भी इसका गलत जवाब। अगले ऑप्शन पे आते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हैं उसको प्रिंट करना है, यदि कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट होगा? नहीं होगा, इसलिए बी भी गलत जवाब। यदि किसी डॉक्यूमेंट्स में हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं फाइंड बॉक्स को खोलने के लिए, तो कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड बॉक्स खुलेगा। यदि हमारे पेज में बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं जिसमें हम मुझे राम खोजना है, कि राम कितनी बार राम लिखा गया है, या फिर कोई जगह का नाम लिखा हुआ है, पटना, दिल्ली, मुंबई, तो पटना कितनी बार लिखा हो गया, मल्टीपल बार यूज किया गया है पटना, तो उसको हमको पटना खोजना है। तो कंट्रोल एफ जब हम प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से नेविगेशन खुलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पटना, जैसे ही हम पटना लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मैच के जगह पे दिखाएगा कि 5 बार पटना का नाम लिखा गया है। और जब हम उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके इस तरफ डॉक्यूमेंट्स में पीला कलर का लाइन ऐसे सिलेक्टेड होकर के दिखाएगा। एनिमेशन का ऑप्शन निम्नलिखित में से किस एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के रिबिन टैब में मौजूद होता है? एनिमेशन का ऑप्शन निम्नलिखित में से किस एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन के रिबिन टैब में मौजूद होता है? सबसे पहले देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। एनिमेशन का ऑप्शन पूछ रहा है, एनिमेशन का ऑप्शन किसमें होता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इनमें से किसमें होता है? एनिमेशन क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, कहाँ मिलेगा आपको? पावर पॉइंट में मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है। एमएस वर्ड 2007 में होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा बटन होता है? हाइफरनेंस, क्लिप आर्ट, बोल्ड, व्यू ग्रिड लाइंस, कौन सा ऑप्शन होता है एमएस 2007 के होम टैब में? कौन सा ऑप्शन होता है? देखिए एमएस वर्ड जो हम आपके सामने खोल करके रखे हैं, इसका होम टैब भी खुला हुआ है। अब होम टैब में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो बताइए। आंसर आपके सामने है, बाकी आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। आपके पास एमएस वर्ड होगा, वहां पे खोल करके देख लीजिएगा।
हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए क्या है ना, होम टैब में जब हम आ गए, हाइफरनेस नहीं है, ठीक है। होम टैब में हाइफरनेस कहीं आपको नहीं दिखेगा। क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन है ये भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। बोल्ड, सी नंबर में क्या है, बोल्ड। बोल्ड, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड करना होता है होम टैब में बोल्ड मिल जाएगा। व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, रिव्यू या व्यूज में आपको मिलेगा। होम में क्या मिला, बोल्ड मिला। होम में क्या मिला, बोल्ड मिला। इसका सही आंसर सी, बोल्ड होगा। 36 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं। एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड सेल के आउटलाइन बॉर्डर को हटाने की शॉर्टकट की क्या है? यदि मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक हम सेल को सिलेक्ट कर लिए, इसके आउटलाइन का जो बॉर्डर है, ये आउटलाइन का जो बॉर्डर है, इसको हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? आप शिफ्ट के साथ जब माइनस प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट वाले वो माइनस वाले बटन पे आपको दो वो चिन्ह दिखेगा, एक ऊपर में होता है, एक नीचे में होगा, ठीक है। प्लस वाले चिन्ह पे क्या होगा, ऊपर में प्लस होगा, नीचे में बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। आप कीपैड में जाइएगा तो ये दो सिंबल दिखेगा आपको, प्लस माइनस, बैक स्पेस के पहले वाले बटन पे। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कंट्रोल शिफ्ट और माइनस, माइनस वाला यदि शिफ्ट के साथ आप माइनस प्रेस करेंगे तो नीचे वाला माइनस प्रेस होगा, ना कि ऊपर वाला माइनस प्रेस होगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए यदि हम मैथ्स या साइंस टाइप करते हैं तो मैथ टाइप करने में होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैथ में टाइप करते हैं H2O, समझ रहे हैं। तो जो स्क्वायर हम टाइप करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या है, और H2O, H के नीचे वाला जो दो टाइप करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या है। स्क्वायर जो हो गया इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ए स्क्वायर बी, ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी स्क्वायर, जो स्क्वायर हो गया इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, H2O। ये जो नीचे वाला टाइप हुआ दो, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट को टाइप करने के लिए शॉर्टकट क्या है। प्रश्न संख्या 37, 37 का किसी का सही ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। देखिए हम अब आपको बताते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी भी वर्ड खोलिएगा उस पर क्या है ना, जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं। हम प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, समझाने के लिए ये आप लोग समझिएगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे हम, और शिफ्ट के बाद प्लस दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर टाइप होगा, स्क्वायर। कंट्रोल शिफ्ट और इसके बाद प्लस, ये तीन गो बटन प्रेस करेंगे तो स्क्वायर टाइप होगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, इसके बाद माइनस प्रेस करेंगे तो नीचे दो लिखाएगा, 2 4 5 जो भी हमको लिखना है। मान लीजिए कि C4O लिखना है, तो C4O लिखना है तो नीचे वाले के लिए माइनस होगा। तो इसमें क्या सही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या है, प्लस है। प्लस क्या करता है, स्क्वायर टाइप करता है, और नीचे दो टाइप करने के लिए माइनस दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, कंट्रोल शिफ्ट
माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस जब दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट टाइप होगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए प्लस दबाना होता है। यह प्रश्न एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजन का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से एक बार दो बार पढ़ के समझ लेंगे। परीक्षा में क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हम कुछ भी रंग करके चलाते हैं। लेकिन क्या है ना कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जब होगा उस समय आप बाहर हो जाएंगे। तो ये मत आप दिमाग लगाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कुछ भी रंग करके चलाएंगे। प्रश्न को पहले देखिए क्या है, जो आप कंफर्म याद रखते हैं, जिस प्रश्न को आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद है, उस प्रश्न को पहले आप टच कर लीजिए। इसके बाद जिसमें 50% कंफ्यूजन है, जिस प्रश्न को आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होगा लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसे प्रश्न को आप लास्ट में कीजिए। यदि आपके पास समय नहीं बचता है तो फिर उस समय क्या होगा कि जो प्रश्न आपको याद रहता है और जो आप जान रहे हैं वो प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रश्न आप जान रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद है, उस प्रश्न को पहले आप कीजिए और बाकी प्रश्नों को, जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, उसे लास्ट में एक बार दो बार पढ़िए। प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी होता है, तभी आप आंसर, जो भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आज के परीक्षा, सॉरी हाँ, आज के परीक्षा में मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे वैसे प्रश्न थे किसमें, हिस्ट्री में, जो आप प्रश्न को पढ़िएगा तो उसका दूसरे वाले प्रश्न ऑप्शन में उसका आंसर मिल जा रहा था। और बहुत सारे वैसे प्रश्न होता है कि ऑप्शन के अनुसार आपका प्रश्न बनता है, तो ऑप्शन और प्रश्न दोनों को पढ़ना जरूरी होता है। एमएस एक्सेल में कट फंक्शन कैसे काम करता है? कंट्रोल जेड से क्या होता है, किसी वर्ड को आप गलत टाइप कर दिए या फिर किसी को डिलीट कर दिए तो वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, आपको बताया है, कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होगा। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? मार्जिन और पैराग्राफ बताइएगा। मार्जिन और पैराग्राफ शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अटैचमेंट नहीं होगा, गटर भी नहीं होगा, कॉलम स्पेसिंग भी नहीं होगा। देखिए वर्ड में जब आप आएंगे होम टैब में, तो यहाँ पे एक आपको टैब मिलेगा, आप ध्यान से देखिए इसको, यदि आपको दिख रहा होगा तो देखिएगा। वर्ड के जहाँ पे हम पैराग्राफ सेटअप करते हैं, वहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यहाँ मिलेगा पैराग्राफ सेटिंग में। जहाँ पे इंडेंशन मिलेगा, इंडेंशन के बाद यहाँ जाइएगा आप, तो पैराग्राफ जो उसका मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए बहुत सारे प्रश्न वैसे हैं जो मैं उदाहरण दे करके पिक्चर के माध्यम से, मतलब लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। मुझे आशा है कि इन सभी प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न जो आप नहीं जानते होंगे वो आपको याद हो गया होगा। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, या टेलीग्राम पे सर्च करेंगे परीक्षा मार्ग, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि वो प्रश्न फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि इस पीडीएफ में आंसर भी साथ में लिख करके दूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कंट्रोल राइट एरो का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है या किस कार्य के लिए किया जाता है? कंट्रोल राइट एरो का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल राइट एरो का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?
प्रसंकेतक का मतलब क्या होता है, पहले ये आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रसंकेतक में कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रसंकेतक क्या है। देखिए, जब भी हम कोई टाइपिंग करते हैं तो माउस जो होता है उसका पॉइंटर होता है यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। यदि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो माउस का पॉइंटर यहाँ बना हुआ होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस माउस का पॉइंटर को यहाँ पे लाना है, इधर लेकर के जाना है, ठीक है। तो इधर ले जाने के लिए क्या करेंगे, या तो एरो बटन दबाएंगे तो ये एक एक करके धीरे 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 बढ़ेगा, या फिर हम माउस को क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन बिना माउस छुए, जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो बिना माउस छुए, क्योंकि दोनों हाथ तो मेरा कीपैड पे होगा, तो बिना माउस छुए इस पॉइंटर को इस जगह पे लाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो जब प्रेस करेंगे, एरो बटन 4 होता है, 4 होता है। अब इसको हम कंट्रोल के साथ दबाएंगे, कंट्रोल के साथ ये वाला एरो को दबाएंगे तो इस तरफ बढ़ेगा, इधर वाले एरो को दबाएंगे तो यहां से उठ करके माउस का जो पॉइंटर है वो यहाँ आ जाएगा, एक वर्ड पार करेगा। लेकिन जब विदाउट कंट्रोल दबाएंगे इसको तो एक एक करके बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। काम फास्ट करना है तो फास्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ दबाएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या है सही ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा। दाएं ले जाने के लिए राइट एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्टिव बी ऑप्शन लगा रहे हैं, 40 का बी लगा रहे हैं, 40 का ए होगा। आप यहाँ पढ़िए ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट। राइट ले जाने के लिए क्या है, कहीं किसी में दिख रहा है आपको राइट, बी में दिख रहा है राइट कहीं, राइट कहाँ है, ए में, ए ऑप्शन में आपको राइट दिख रहा है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन जब दोनों पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब उसी में छिपा होता है, जो आदमी देखते ही जान जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। कई सेलों में नाम जोड़ने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। यदि आप कोई डाटा बना रहे हैं एक्सेल में और बहुत सारे सेल आपके पास बने हुए हैं, यहाँ पे सेल 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे सेल बने हुए हैं, तो उसकी डाटा को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे, या फिर एवरेज करेंगे। क्या करेंगे कि सारे सेल के डाटा को, डाटा का जो मान है वो जुटेगा। जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, 41 का बताइएगा। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए सम होगा, ठीक है। पावर पॉइंट में F1 की का क्या कार्य होता है। जब आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो आपके कीपैड में सबसे ऊपर में ई एस्केप बटन होता है, ई एस्केप के बाद F1 होता है। तो F1 को प्रेस करने पे क्या गतिविधि हमारे डिस्प्ले पे होती है। पावर पॉइंट जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस समय यदि हम F1 प्रेस करते हैं तो उस समय क्या गतिविधि होती है, क्या हमारे ऑप्शन, क्या कौन सा ऑप्शन हमारे सामने आता है। पिछली स्लाइड को खोलना, नई स्लाइड को खोलना, विंडोज टैब खोलना, या सहायक विंडोज खोलना, क्या होता है बताइए। 42 का, प्रियंका पांडे 42 का डी।
कुछ लोग बी लगा रहे हैं, कुछ लोग डी लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जब भी F1 हम प्रेस करेंगे तो वहां पे क्या है ना, हेल्प विंडोज खुलेगा। ठीक है, जब भी F1 जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे राइट साइड में F1 विंडोज खुलेगा। उसमें क्या है ना, हेल्प विंडोज। तो हेल्प विंडोज में क्या है कि पावर पॉइंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो यदि किसी भी फंक्शन में कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, तो उसमें क्या है ना कि आपको सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब चीज फंक्शन उसमें दिया गया है जिससे ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। तो वर्ड का जो अपना सॉफ्टवेयर है उसका अपना तरीका बताया हुआ होता है कि किस प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा पावर पॉइंट का स्लाइड खुला हुआ है। जब हम F1 प्रेस किए तो क्या हुआ, F1 प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए हेल्प विंडोज खुल गया साइड में, हेल्प विंडोज साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में मुझे हेल्प चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करके आगे की ऑप्शन को यहीं से हम देख सकते हैं। किसी की ट्यूटोरियल या कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि अच्छी खासी इंग्लिश की ज्ञान है, आपको इंग्लिश की समझ है, तो आप यहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प विंडोज के माध्यम से F1 प्रेस करके हेल्प विंडो के माध्यम से यहाँ आपको सारी जानकारी पावर पॉइंट के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। MS वर्ड एक उदाहरण है प्रचलन तंत्र का, निवेश युक्ति का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर प्रक्रम युक्ति का। इस प्रकार के प्रश्न हम शुरुआती में शायद 1 से 5 के बीच में किए हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए। 43 का 1 से 5 के बीच में हम जो प्रश्न करवा रहा था उस समय इसी प्रकार का ऑप्शन था, सॉरी क्वेश्चन इसी प्रकार का था, ऑप्शन अलग था। MS वर्ड एक उदाहरण है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। इसमें क्या पूछ रहा है, रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या गिनने की सुविधा देता है। कौन सा प्रोग्राम है, वर्ड प्रोग्राम। वर्ड प्रोग्राम में रो और कॉलम नहीं होता है, ठीक है। विंडोज प्रोग्राम में रो और कॉलम नहीं होता है, ठीक है। ग्राफिक्स प्रोग्राम में भी रो और कॉलम नहीं होता है। इसका क्या हो गया, स्प्रेडशीट। एक्सेल में जो शीट बनता है, स्प्रेडशीट बनता है, इसमें आप रो और कॉलम को देख सकते हैं। पुराने MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल का नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल का नाम अधिकतम क्या होती है। यदि कोई फाइल को हम रीनेम करते हैं अभी, तो कितना लंबा तक नाम हम रख सकते हैं उस फाइल को रीनेम करने के बाद, वहां यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। इनमें से कोई नहीं, 4, 5, 8 कितना होता है। इसका सही आंसर है 8। यदि किसी फाइल को जब हम रीनेम करेंगे तो उसमें 8 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। किसमें, MS DOS फैट फाइल में, ठीक है। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। सामान्य व्यू उपलब्ध है, स्लाइड शो पावर पॉइंट में तो आता ही है, स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट में तो आता ही है। किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है, एक्सट्रीम एनिमेशन। एक्सट्रीम किस में होता है, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एडिटिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम करते हैं। तो एक्सट्रीम वीडियो का फॉर्मेट में आता है, पावर पॉइंट में एक्सट्रीम एनिमेशन का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। 46
47 में आते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल सबसे महत्वपूर्ण है, प्रेजेंटेशन स्किल सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए किस कार्य के लिए? स्लाइड को रंगीन बनाने के लिए, क्लियर और कॉन्फिडेंस डिलीवरी के लिए, जोर से बोलना या लंबे वाक्य को बोलना? किस प्रकार का प्रेजेंटेशन स्किल आपको प्रेजेंटेशन क्यों आना चाहिए, बताइए प्रेजेंटेशन क्यों आना चाहिए? तो यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं 47 का, आप आंसर बताइए। स्लाइड को रंगीन बनाने के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर और कॉन्फिडेंस डिलीवरी करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए। स्लाइड को क्लियर और फास्ट डिलीवरी, कॉन्फिडेंस डिलीवरी, यदि आप जल्दी काम करना चाहते हैं, साफ सुथरा काम करना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल आना जरूरी है, तभी आप किसी भी काम को जल्दी से करके देंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या आता है? पीपीटी, ठीक है। ये स्किल क्या करता है? आपको क्लियर और कॉन्फिडेंस डिलीवरी देता है, ठीक है। पीपीटी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार, रेडी फॉर यूज, पूर्व से निर्मित इमोजी संदर्भित है। पहले से निर्माण, रेडी टू यूज इमोजी एमएस वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में मिलता है? ऑटोशेप में, ऑटोफिल में, क्लिप आर्ट में या वर्ड आर्ट में? पिक्चर में भी आप लोग को दिख रहा होगा, आप यहां से भी देख करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर टाइप कीजिए ताकि समझ में आए कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। ऑटोसेफ ये नहीं होगा। ऑटोसेफ में क्या होता है ना, देखिए क्या है, आप इंसर्ट टैब में जाइएगा, सेफ का ऑप्शन होगा, तो सेफ वाले ऑप्शन पे जाइएगा, तो उस पर क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं? सेप आप ले सकते हैं इस प्रकार से, गोल, त्रिभुज, इस प्रकार से सेप ले सकते हैं। किसमें? ऑटो सेप में, ठीक है। जब ऑटो फिल में जाते हैं तो यहाँ आपको कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमोजी, पहले से बना हुआ चित्र, पहले से बना हुआ चित्र लाने के लिए क्या करेंगे? क्लिप आर्ट में जाएंगे। जब हम क्लिप आर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट पहले से बने होते हैं, उसको इंसर्ट करके क्लिप आर्ट के माध्यम से रेडी फॉर यूज टेम्पलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का क्या काम है समझिए। वर्ड आर्ट का जो काम है, आप यहाँ पे वर्ड आर्ट में आइएगा, तो वर्ड आर्ट में स्टाइलिश फॉन्ट, कोई फॉन्ट आप टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो स्टाइलिश फॉन्ट बनाने के लिए वर्ड आर्ट का काम आता है, ठीक है। रेडी फॉर यूज इमेज इस्तेमाल करने के लिए क्लिप आर्ट का काम आता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? इनमें से कोई नहीं। कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट, ट्रांजिशन, क्या कहलाएंगे?
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है। जब हम ऑप्शन बताना शुरू कर देते हैं तब फिर आप लोग आंसर करते हैं। आंसर बताने का मतलब हुआ कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ आपको आंसर दे देना है। इसका जो स्पेशल इफेक्ट होगा ना वो ट्रांजिशन के द्वारा आएगा। प्रेजेंटेशन स्लाइड में जब हम उसको प्रस्तुत करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो उसको स्पेशल इफेक्ट दिखाने के लिए ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट लगता है। आपको इससे पहले वाले हम प्रश्न में, इससे पहले नहीं, शायद 30 नंबर के आसपास वो प्रश्न आया था जो पिक्चर के साथ आपको हम समझाए थे। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो हमारा सेक्शन शुरू से क्वेश्चन नंबर इसलिए मैंने टाइप करवा रखा है, 1 नंबर प्रश्न से आप जब देखें ना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी जो लास्ट में जितनी सारी 4-5 प्रश्न मिले हैं वो रिवाइज हुआ है, तो वहां से आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं और यह है अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्न का क्या कह रहा है, आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों को ललन सर के द्वारा क्लास दिया जाएगा। रीजनिंग, बाकी तो आपको रीजनिंग में लगभग 10 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। और जो ललन सर पढ़ाए हैं उनका प्रश्न आज परीक्षा में पूछा गया था। आप यदि पहले पढ़े होंगे या किसी भी बच्चे का रिव्यू देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, या सर आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न उनका परीक्षा में आया था। चलिए उससे पहले आप इसका आंसर दीजिए। 50 नंबर का आउटलुक क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ईमेल क्लाइंट है या प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है, नेटवर्क है। आउटलुक क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ब्राउजर गूगल क्रोम, याहू, क्रोम, याहू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये ब्राउजर हो गया। ईमेल क्लाइंट, यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा, ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक का उपयोग कब किया जाता है, हम किस काम के लिए आउटलुक का उपयोग करते हैं, मैसेजिंग सेंड करने के लिए। तो मैसेज सेंड करने के लिए जब हम आउटलुक का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट हैगा। मेल भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए क्या है, याहू से भी हम ईमेल भेज सकते हैं, जीमेल के द्वारा भी ईमेल भेज सकते हैं, हॉटमेल के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, आई क्लाउड है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम ईमेल को भेज सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अभी ट्रेंडिंग में जोहो चल रहा है, जोहो का नाम आप लोग सुने होंगे, जो इंडिया का कंपनी है। उस जोहो मेल के माध्यम से भी मेल भेजा जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं और लेटेस्ट में जोहो अभी नया आया है। यहाँ पे हम 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि इसमें से आपको सभी प्रश्न महत्व